कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि लेबनान की राजधानी बेरूत के एक कोर्ट में जैन नाम के एक लड़के की सुनवाई है, जिसकी उम्र मुश्किल से 12 या 13 साल की होगी। लेकिन इतनी सी उम्र में उसने किसी आदमी पर चाकू से हमला करके उसे जान से मारने की कोशिश की थी, जिसे जज के सामने ही वो बार बार कुत्ते का बच्चा कह रहा था। इस जुर्म के लिए उसे पहले ही 5 साल की सजा हो चुकी है, लेकिन आज उसे किसी और वजह से कोर्ट में लाया गया है। आज का ये केस कुछ ऐसा है जैसा लेबनान के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था, इसलिए देश भर के न्यूज रिपोर्टर भी इसे कवर करने के लिए आए होते हैं। अब कोर्ट में जैन के हाथों से हथकड़ियां खुलवाई जाती हैं। जज उससे उसकी उम्र पूछता है तो जैन कहता है कि मुझसे क्या पूछते हो, मेरे माँ बाप से पूछो। लेकिन इस बात पर उसके माँ बाप भी जब नजरें झुकाने लगते हैं तो जैन की सरकारी वकील जज को बताती है कि जैन के माँ बाप ने आज तक उसका बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बनवाया। उन्होंने ना तो उसकी कोई आईडी बनवाई और ना ही उसे कभी स्कूल भेजा। लेकिन मेडिकल रिपोर्ट से पता चला है कि उसकी उम्र 12 साल के आसपास है। अब जज जैन से पूछता है कि बताओ तुम कोर्ट से क्या चाहते हो, जिस पर जैन कहता है कि मैं अपने माँ बाप पर एक केस करना चाहता हूँ। जज पूछता है कि किस बात के लिए केस करना चाहते हो, तो इस पर जैन भरी हुई आवाज के साथ कहता है कि मुझे पैदा करने के लिए। जैन ने अपने माँ बाप पर इस बात का केस कर दिया था कि उन्होंने उसे पैदा क्यों किया, लेकिन उसने ऐसा क्यों किया और उस आदमी को उसने जान से मारने की कोशिश क्यों की। इन सब सवालों के जवाब के लिए कहानी अब से कुछ महीने पीछे चली जाती है, जहां दिखाया जाता है कि जैन अपने माँ बाप और 7 छोटे भाई बहनों के साथ लेबनान की राजधानी बेरूत के एक झोपड़पट्टी इलाके में किराए के एक छोटे से घर में रहता है। इस छोटे से घर की हालत बहुत ही खराब है और इसमें हर वक्त पानी लीक होता रहता है। लेकिन उसके माँ बाप इतने गरीब होते हैं कि जानवरों के रहने जैसी जगह को भी वो अपनी खुशनसीबी मानते हैं, क्योंकि उनका मकान मालिक असाद उनसे इसमें रहने का किराया नहीं लेता है। मगर इसके बदले में वो जैन से अपनी दुकान के बहुत सारे काम करवाता है। असाद की दुकान पर काम करते हुए जैन जब बच्चों को पढ़ने जाते देखता है तो उसका भी मन करता है स्कूल जाने का। लेकिन जैन के माँ बाप ना तो अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं और ना ही उनके भविष्य के बारे में वो ज्यादा सोचते हैं, क्योंकि वो अपने और अपने बच्चों के रोज के खाने के इंतजाम की जद्दोजहद से ही बाहर नहीं निकल पाते। 12 साल का जैन पूरा दिन असाद की दुकान के भारी भारी काम करता है। असाद भी रोजाना शाम को उसके माँ बाप के लिए सिगरेट और उसकी 11 साल की बहन शहर के खाने के लिए कुछ न कुछ जरूर भिजवाता है। लेकिन ये रहमो करम ऐसे ही नहीं था। जैन अब समझने लगा था कि असाद की गंदी नजर उसकी बहन के ऊपर है, इसलिए और ज्यादा पैसे कमाने के लिए वो असाद की दुकान पर काम करने के अलावा अपने भाई बहनों के साथ मिलकर सड़कों पर जूस भी बेचता है। इसके अलावा जैन की माँ सुहाद उससे एक इलीगल काम भी करवाती है। वो उसे डॉक्टर का फर्जी डिस्क्रिप्शन देकर उससे कुछ दवाइयां मंगवाया करती है और घर पर इन दवाइयों को पीस कर इसे पानी में डालती है और इस पानी में कपड़े डालकर इन्हें सुखा लेती है। इसके बाद वो कपड़ों को लेकर अपने बड़े बेटे इब्राहिम से मिलने जेल जाती है, जहां इब्राहिम इन कपड़ों को निचोड़कर इस ड्रग्स को जेल के कैदियों को बेच देता है और इस तरह जैसे तैसे उनके परिवार के खाने का इंतजाम हो पाता है। इतनी छोटी सी उम्र में इतने भारी भारी काम करने के बाद घर पर वो अपने छोटे भाई बहनों का भी ध्यान रखता है। वो अपने 7 बहन भाइयों के साथ एक ही बिस्तर पर सोता है और पर्दे की ओट में उसके माँ बाप और ज्यादा बच्चे पैदा करने की तैयारी में लगे रहते हैं। जैन के माँ बाप गरीब होने के साथ ही अनपढ़ भी हैं और गरीबी की इतनी मार झेलने के बाद भी वो लगातार बच्चे पैदा किए जा रहे हैं। एक दिन सुबह उठकर जैन देखता है कि चादर पर लाल सा कुछ लगा हुआ है। उस वक्त तो उसे कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन दिन में जूस बेचते वक्त अचानक उसकी नजर शहर के कपड़ों पर जाती है जिन पर खून लगा होता है। ये देखकर वो उसे जल्दी से एक वॉशरूम में ले जाता है, जहां वो उसके कपड़े धोता है और यूज करने के लिए उसे अपना बनियान दे देता है। वो उसे समझाता है कि याद है ना तुम्हारी सहेली आलिया के साथ क्या हुआ था। जब पहली बार उसके साथ ऐसा हुआ था तो पता चलते ही उसकी माँ ने उसे एक कमरे में बंद कर दिया था और फिर उसे एक मोटे आदमी को बेच दिया था। ऐसे ही अगर हमारी माँ को भी ये बात पता चल गई तो वो भी शादी के नाम पर तुम्हें असाद को बेच देगी, जो तुम्हें अपने घर की 4 दीवारी में कैद कर देगा और तुम्हें कहीं जाने नहीं देगा, यहाँ तक कि फिर तुम हमसे भी कभी नहीं मिल पाओगी। अगले दिन वो असाद की दुकान से पैड के कुछ पैकेट चुरा लेता है और अपनी बहन को अब वो असाद के आसपास जरा सी देर भी नहीं छोड़ता। इसके अलावा सड़कों पर जूस बेचते हुए जब कभी कुछ आवारा लड़के उसकी बहन को छेड़ने लगते तो अपनी कद काठी की परवाह किए बगैर वो उनसे भिड़ जाता और हमेशा अपनी बहन की हिफाजत करता। साथ ही इसी तरह के कमीने लोगों से उसे अपने आप को भी बचाना पड़ता और हर रोज जिल्लत का सामना करके जीना पड़ता, क्योंकि उसके जैसे गरीब बच्चों की किसी की नजर में कोई हैसियत ही नहीं थी और उनके होने न होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरह दिन भर असाद की गुलामी करने के बाद घर आकर भी वो अपने भाई बहनों की देखभाल करता और इतना करने के बाद भी उसके माँ बाप बात बात पर उसे डांटते और मारते रहते। जैन के हालातों ने उसके बचपन को एक नरक बना दिया था और उसके सपनों और उम्मीदों का गला घोटकर उसे मजबूरियों की ऐसी जंजीरों में बांध दिया था जिनसे उसका आजाद होना लगभग नामुमकिन था। एक दिन जब वो काम से घर लौट कर आता है तो देखता है कि 2 मुर्गियां लेकर असाद और उसका बाप उनके घर आए होते हैं और शहर सज धज कर असाद के पास बैठी होती है। ये देखते ही जैन सब समझ जाता है और गुस्से में वो अपनी माँ से कहता है कि उन दोनों को अभी यहाँ से भगाओ वरना मैं उस कुत्ते के पिल्ले की जान ले लूंगा। इस पर जैन की माँ उसे चुप करने लगती है और उसे डांटते और पीटते हुए कहती है कि शहर के बदले में वो हमारा कुछ महीने का किराया और माफ कर देगा, नहीं तो हम सबको सड़कों पर रहकर भीख मांगनी पड़ेगी।
जैन जब अभी भी असाद को यहाँ से भगाने की जिद पर अड़ा रहता है तो उसकी माँ जूस लेकर अंदर जाती है और जैन के इस ड्रामे से बचने के लिए शहर को बाहर भेज देती है। शहर के बाहर आते ही जैन उसे डांटता है और गुस्से में उसके होठों की लिपस्टिक को हाथ से रगड़ देता है। इसके बाद रात को उसके माँ बाप दोनों मुंह लटकाकर बैठे होते हैं, क्योंकि पता तो उन्हें भी था कि 11 साल की लड़की के साथ वो ये गलत कर रहे हैं, लेकिन उनके हालात ऐसे थे कि इसके अलावा उनके पास कोई और रास्ता ही नहीं था। न जाने कब से उन्होंने असाद को उसके घर का किराया नहीं दिया था, इसलिए अगर वो उसकी बात नहीं मानते तो असाद उन्हें घर से निकाल देता और उनके पास रहने का कोई ठिकाना नहीं बचता। अब पूरी रात जैन अपनी पलकें भी नहीं झपका पाता। उसकी आंखों में नींद थी लेकिन दिल बेचैन था, क्योंकि रह रहकर उसे अपनी बहन की चिंता सताई जा रही थी। लेकिन वो कब तक अपने हाथ पर हाथ धरे बैठा रहता। अब वो फैसला कर लेता है कि अपनी बहन को वो यहाँ से कहीं दूर ले जाएगा, जहाँ ये बेरहम लोग उसे छू भी न सके। इसलिए सुबह सबके उठने से पहले वो अपनी माँ के पर्स में से कुछ पैसे निकालता है और एक बड़ी पॉलीथीन में अपनी और अपनी बहन के कपड़े रख लेता है। इसके बाद वो शहर के कान में कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ से कहीं दूर ले जाऊंगा, मैं कुछ इंतजाम करने के लिए अभी बाहर जा रहा हूँ, मेरे वापस आने तक तुम तैयार हो जाना। अब वो असाद की दुकान से कुछ सामान चुराकर शहर को लेने के लिए घर वापस आता है, लेकिन यहाँ वो देखता है कि उसकी माँ उसकी बहन के बाल पकड़कर उसे बाहर खींचकर ला रही होती है। उसके माँ बाप उसे असाद के घर छोड़ने जा रहे थे, क्योंकि उन्होंने उसे घर से भागने की तैयारी करते हुए पकड़ लिया था। जैन ये देखकर अपनी माँ के ऊपर चिल्लाता है और शहर को उससे छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी माँ उसे डांटते और पीटते हुए कहती है कि तुम बीच में मत पड़ो, ये हमारा फैसला है। जैन फिर भी शहर का हाथ अपनी माँ से छुड़ा लेता है, लेकिन तभी पीछे से उसका बाप सलीम शहर को उठाकर बाहर ले जाता है। जैन उसे छुड़ाने की काफी कोशिश करता है, लेकिन इसके लिए वो काफी छोटा था। उसका बाप सलीम शहर को स्कूटर पर बैठाकर ले जाता है और जैन रोते हुए स्कूटर का पीछा करता रह जाता है। उसकी बहन रोते चिल्लाते उसे आवाज देती रहती है, लेकिन जैन के नन्हे हाथ पैर उसे नहीं बचा सकते थे। जैन अब पूरी तरह हार चुका था। उसकी आंखों में आंसू और गुस्सा एक साथ भरा हुआ था। अपना गुस्सा वो एक घर के दरवाजे पर उतारने लगता है, जिसे देखकर उसकी माँ उसे पीटने लगती है, लेकिन जैन आज उससे अपना हाथ छुड़ाकर भागता ही जाता है और वापस मुड़कर नहीं देखता। इस तरह भागते हुए वो घर से काफी दूर निकल जाता है और जाकर एक बस में बैठ जाता है। अब एक बार फिर से कोर्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जैन के पिता सलीम कहते हैं कि मैंने शहर के भले के लिए ही उसकी शादी की थी, क्योंकि मेरे पास उसके खाने पीने और सोने तक का कोई ढंग का इंतजाम नहीं था। मैंने सोचा असाद के घर जाकर उसे कम से कम पेट पर खाना और ढंग के बिस्तर पर सोने को तो मिल जाएगा। फिर वो जज से कहता है कि आपको लग रहा होगा कि सब मेरी गलती है, लेकिन जिन हालातों में मैं पैदा हुआ और बड़ा हुआ, अगर ऐसा नहीं होता तो शायद आज मैं आप लोगों से भी बेहतर इंसान होता। अपने आप को मेरी जगह रखकर देखोगे तो पता चलेगा कि लोग जानवरों जैसा बर्ताव करते हैं मेरे साथ, थूकते हैं मुझ पर। अपने आंसू पोंछते हुए सलीम अब कहता है कि लोगों ने कहा बच्चे पैदा करो, कल वही तुम्हारा सहारा बनेंगे, लेकिन बाद में बच्चों ने मेरी और भी कमर तोड़ दी। मैं तो उस दिन को कोसता रहता हूँ जिस दिन मेरी शादी हुई थी। इसके बाद कहानी फिर से वहीं चली जाती है, जहाँ घर से भागकर जैन एक बस में जाकर बैठ गया था। उसे कुछ नहीं पता था कि उसे जाना कहाँ है, मगर रास्ते में जोकर की जैसी ड्रेस पहने एक बूढ़ा आदमी उसके पास बैठकर उससे बातें करने लगता है। जैन को वो एक सही आदमी लगता है और रास्ते में एक मेले के पास जब वो बूढ़ा बस से उतरता है तो जैन भी वहीं उतरकर उसके पीछे पीछे जाने लगता है, मगर वो बूढ़ा उसकी नजरों से ओझल हो जाता है। तो फिर वो ऐसे ही इधर उधर टहलने लगता है। यहाँ वो साफ सफाई करने वाली एक लड़की से पूछता है कि क्या मुझे भी कोई काम मिल सकता है। वो लड़की उसे अपना नाम टिगेस्ट बताती है। वो जैन को कोई काम तो नहीं बताती, लेकिन उसे अजीब सी नजरों से देखते हुए किन्हीं ख्यालों में खोने लगती है। दरअसल टिगेस्ट का कुछ महीने का एक बच्चा है जिसे वो काम पर ही अपने साथ लाती है और यहाँ एक टॉयलेट के अंदर उसे छुपा कर रखती है। जैन को देखकर उसे बार बार ये ख्याल आ रहा था कि ये लड़का घर पर उसके बच्चे का ध्यान रख सकता है, लेकिन अपने बच्चे को वो किसी अनजान के हवाले भी तो नहीं कर सकती थी। अब जैन पूरा दिन दुकानों पर घूम घूम कर काम मांगता रहता है, लेकिन जब उसे कोई काम नहीं मिलता तो शाम को वो घर जा रही टिगेस्ट के पीछे चल देता है। उसे भूख लगी थी, इसलिए वो उससे पूछता है कि क्या तुम मुझे थोड़ा सा खाना खिला सकती हो। टिगेस्ट भी अब उसे अपने साथ अपने छोटे से किराए के घर में ले जाती है, जो कि एक झोपड़पट्टी जैसा ही होता है। वो अपने बच्चे यूनुस के साथ जैन को भी नहलाती है और उसे खाना खिलाकर सुला देती है और जैन को अच्छी तरह समझाकर अपने बच्चे को उसके हवाले सौंपकर काम पर चली जाती है। इस तरह जैन पूरा दिन बच्चे की देखभाल करता है और काम के बाद टिगेस्ट आज किसी कस्टमर का बचा हुआ एक केक लेकर घर लौटती है। आज वो जैन को अपनी सच्चाई बताती है कि वो इथियोपिया देश से घरेलू कामकाज के लिए आई थी और उसका असली नाम राहिल है, लेकिन 6 साल एक ही जगह काम करने के बाद वो किसी के प्यार में पड़कर उसके साथ भाग निकली और उसके पेपर्स भी अपनी पुरानी मालकिन के पास ही रह गए। बाद में जब वो प्रेग्नेंट हो गई तो जिसके साथ वो भागी थी वो भी उसे छोड़कर चला गया। तब से अब तक वो फर्जी पेपर्स के सहारे रह रही थी, मगर अब वो पेपर्स भी एक्सपायर हो गए थे। इसलिए अगले दिन काम के बाद वो एस्प्रो नाम के एक दलाल के पास जाती है, जो फर्जी तरीके से उसके पेपर्स बनवाने के $1500 मांगता है। बड़ी मुश्किल से राहिल सिर्फ $1000 का इंतजाम कर पाई थी, लेकिन एस्प्रो अब उससे कहता है कि मैं फ्री में तुम्हारे पेपर तैयार करा दूंगा, बस मुझे अपना बच्चा दे दो। वैसे भी कानून की नजर में वो बच्चा इलीगल है और जिस दिन वो पकड़ा गया तो वो हमेशा के लिए तुमसे अलग कर दिया जाएगा।
इस बात पर राहिल को गुस्सा आ जाता है और वो घर वापस आ जाती है। इसके बाद वो अपनी जान पहचान के कई लोगों के पास पैसे मांगने जाती है, लेकिन कई दिन भटकने के बाद भी कहीं से पैसों का कोई इंतजाम नहीं होता। रोजाना अपने बच्चे यूनुस को जैन के पास छोड़कर वो कभी किसी से कुछ पैसे उधार मांगती तो कभी किसी से काम के बदले एडवांस मांगती, यहाँ तक कि वो अपने सर के बाल तक बेच देती है। जैन भी रोजाना घर पर पड़े पड़े बोर होने लगता है और अपनी बहन सहर को याद करके अक्सर उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। एक दिन जैन और अपने बच्चे को छोड़कर राहिल घर से निकलती है, लेकिन उस दिन वो वापस नहीं लौटती क्योंकि पेपर्स न होने की वजह से उसे पुलिस ने पकड़ लिया था। उसके साथ वाली दूसरी कैदी उसे समझाती है कि पुलिस को अपने बच्चे के बारे में बिल्कुल भी मत बताना, वरना उसे हमेशा के लिए तुमसे छीन लिया जाएगा और किसी अनाथ आश्रम को दे दिया जाएगा। राहिल ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी, इसलिए वो अपने बच्चे की बात छुपा कर रखती है और उसके बारे में सोच सोच कर रात भर रोती रहती है। इधर जब पूरी रात के इंतजार के बाद भी राहिल नहीं आती तो अगले दिन जैन यूनुस को गोद में लटकाकर उस जगह जाता है जहां वो साफ सफाई का काम करती थी। वो वहां काम करने वाले एक आदमी से पूछता है, लेकिन वो आदमी बताता है कि कल से वो यहाँ आई ही नहीं। मगर वो जैन को एस्प्रो के बारे में बता देता है क्योंकि राहिल अक्सर उसकी दुकान के चक्कर काटती रहती थी। अब जैन उस मार्केट में जाकर एस्प्रो से मिलता है, जो राहिल का नंबर भी लगाकर देखता है, लेकिन ये बंद होता है। अब एस्प्रो जैन के खाने के लिए कुछ मंगाता है और उससे कहता है कि इस बच्चे को मुझे दे दो, राहिल से मेरी बात हो चुकी है, मैं इसे विदेश में किसी अच्छी फैमिली के हवाले कर दूंगा। लेकिन जैन उसकी बातों में नहीं आता और उससे यूनुस को लेकर घर वापस आ जाता है। अब तक यूनुस भूख की वजह से बहुत ज्यादा रोने लगा था। जैन बाहर एक दुकान पर जाता है, लेकिन उसके पास उतने पैसे नहीं थे कि यूनुस के लिए दूध खरीद सके, इसलिए वो रास्ते में अपने घर के सामने बैठकर दूध पी रहे एक बच्चे से उसकी दूध की बोतल छीन कर ले आता है। अगले दिन वो किसी दुकान से नीचे गिरी मछलियां उठाकर ले आता है और इन्हें भूनकर किसी तरह अपना और यूनुस का पेट भरता है। लेकिन अब वो देखता है कि घर की टंकी का पानी भी खत्म हो चुका है। अब जैन का सब्र टूट जाता है और उसे लगता है कि राहिल अपने बच्चे को उसके पास छोड़कर कहीं भाग गई है, इसलिए वो कुछ बच्चों से उनका स्केटिंग बोर्ड छीनता है और इस पर घर के बर्तन रखकर और उन्हीं में यूनुस को बिठाकर बर्तनों को बेचकर कुछ खाने का इंतजाम करने निकल पड़ता है। उसके बर्तन तो नहीं बिक पाते, लेकिन आज उसे सड़कों पर कुछ सामान बेचने वाली एक लड़की मिलती है। वो जैन को बताती है कि एस्प्रो ने $500 में उसे यहाँ से स्वीडन भेजने का वादा किया है और तुम चाहो तो तुम भी वहाँ जा सकते हो, क्योंकि वहाँ पर हम जैसे लोगों की बहुत मदद की जाती है। उस लड़की की बातों से जैन को भी ये पता चलता है कि एक सीरियन रिफ्यूजी कैंप में उसे फ्री में राशन दिया जाता है, इसलिए जैन एक सीरियन रिफ्यूजी कैंप में कुछ झूठ बोलकर पहले तो कुछ दूध और खाने के राशन का इंतजाम करता है और फिर अगले दिन घर के पानी का छोटा वाला टैंक बेचने एस्प्रो के पास जाता है। एस्प्रो से पानी की वो टंकी खरीद लेता है, जिसके बाद जैन उससे कहता है कि मुझे भी स्वीडन जाना है। इस पर एस्प्रो आज फिर से उसे स्वीडन भेजने का लालच देकर यूनुस को उससे लेने की कोशिश करता है, लेकिन जैन उसे झूठ बोल देता है कि राहिल वापस आ गई है। इस तरह वो घर वापस आ जाता है, लेकिन अब स्वीडन जाने की बात उसके मन में बैठ गई थी, इसलिए ज्यादा पैसों का इंतजाम करने के लिए वो वही गलत तरीका अपना लेता है जो उसकी माँ उससे करवाया करती थी। वो एस्प्रो से मिले उन पैसों से कुछ दवाइयां खरीदता है और उन्हें पानी में घोलकर इसे नशेड़ियों को बेचना शुरू कर देता है। इस तरह वो कुछ पैसे कमा भी लेता है और इन्हें घर के अंदर एक जगह छुपा कर रख देता है। लेकिन एक दिन कुछ नशेड़ी उसका सारा सामान उसे छीनकर उसे भगा देते हैं। उस दिन उसकी किस्मत कुछ ज्यादा ही खराब थी, क्योंकि जब वो घर वापस लौटता है तो वहाँ मकान मालिक ने घर का सारा सामान बाहर फेंककर बाहर से ताला लगा दिया था, क्योंकि उसे उसका किराया टाइम पर नहीं मिला था। जैन ताला खोलने की काफी कोशिश करता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता और रहने के ठिकाने के साथ साथ आज उसके पैसे भी उस ताले के अंदर रह गए थे। अब वो यूनुस को लेकर सड़कों के किनारे भटकने लगता है। बगैर छत और बगैर खाने के वो यूनुस को कब तक संभाल पाएगा, ये सोचकर आखिर उसे एस्प्रो के पास जाकर उसकी बात माननी ही पड़ती है। एस्प्रो से कहता है कि उसे यूनुस की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं उसकी देखभाल और उससे प्यार करने वाली किसी अच्छी फैमिली को उसे दे दूंगा। साथ ही यूनुस के बदले वो उसे कुछ पैसे देकर कहता है कि अपनी कोई भी एक आईडी लेकर आ जाओ, मैं समुद्र के रास्ते तुम्हें स्वीडन भिजवा दूंगा। जैन बहुत ही टूटे दिल से यूनुस को छोड़कर अपने घर जाता है और वहां अलमारी में अपनी कोई आईडी खोजने लगता है, लेकिन उसके माँ बाप उसे देख लेते हैं और उसका बाप सलीम उसके ऊपर चिल्लाने लगता है। वो उसे कहता है कि दुनिया के लिए हम बस कीड़े मकोड़े हैं, इसलिए हम में से किसी की कोई आईडी नहीं है। अगर कोई आईडी होती तो हमें अस्पताल के दरवाजे से लौट कर ना आना पड़ता। ये सुनकर जैन पूछता है कि क्या हुआ, कौन है अस्पताल में। आखिरकार उसे पता चल जाता है कि उसकी बहन सहर की कम उम्र में प्रेग्नेंट होने की वजह से मौत हो गई है। वो रोने लगता है और उसे इतनी तेज गुस्सा आता है कि वो घर में रखा एक चाकू उठाकर मकान मालिक असाद को कुत्ते का बच्चा कहते हुए उसकी दुकान की ओर दौड़ने लगता है। उसके माँ बाप उसे रोकने के लिए उसका पीछा करते हैं, लेकिन वो उनके हाथ नहीं आता। इसके बाद असाद पर चाकू से जानलेवा हमला करने के जुर्म में जैन को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस तरह उसे 5 साल की सजा हो जाती है और उसे जेल भेज दिया जाता है, जहाँ उसे बच्चों की एक सेल में रखा जाता है। अब एक बार फिर से प्रेजेंट में कोर्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ व्हील चेयर पर असाद को कोर्ट में लाया जाता है। जज उससे पूछता है कि क्या 11 साल लड़की की शादी की उम्र होती है। इस पर असाद कहता है कि मुझे नहीं पता था कि उसकी मौत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ बहुत सारी लड़कियों की शादी इसी उम्र में होती है। यहाँ तक कि मेरी सौतेली माँ की शादी भी इसी उम्र में हुई थी और वो आज तक जिंदा है।
वो कहता है कि प्रेग्नेंट होने के 2-3 महीने तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी, फिर अचानक उसे ब्लीडिंग होना शुरू हो गई। अब जैन की माँ सुहाद रोते हुए आगे बताती है कि हम उसे हॉस्पिटल लेकर गए, लेकिन उसकी कोई आईडी न होने की वजह से हॉस्पिटल वालों ने उसे एडमिट नहीं किया और शहर ने गेट के बाहर ही दम तोड़ दिया। इस पर जैन की वकील सुहाद से गुस्से में पूछती है कि तुम लोगों ने शहर की कोई आईडी क्यों नहीं बनवाई थी। वकील के इस तरह सवाल करने पर सुहाद के आंसू गुस्से में बदल जाते हैं और वह कहती है कि मुझ पर इल्जाम लगाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। मैं भी अपने बच्चों से उतना ही प्यार करती हूँ जितना तुम लोग करते होंगे, लेकिन गरीबी और हालातों का सामना जिस तरह मैंने किया है, जिस तरह अपने बच्चों को चीनी का पानी पिला पिला कर सुलाया है, मेरी जगह अगर तुम होती तो कब की अपने आप को फांसी पर लटका लेती। अपने बच्चों की खातिर मैंने 100 जुर्म किए और तुम कहती हो कि मैं अपने बच्चों से प्यार नहीं करती। सुहाद और सलीम अब अपने आंसू पहुंचते हैं और कहानी एक बार फिर से पीछे चली जाती है। एक दिन जेल में जैन की माँ सुहाद उससे मिलने आती है। उसे देखते ही जैन गुस्से से भर जाता है और उसे शहर की मौत का जिम्मेदार बताता है। जैन की आंखों में शहर की मौत का गम और गुस्सा देखकर सुहाद कहती है कि ऊपर वाला जब कुछ छीनता है तो बदले में कुछ देता भी है। दरअसल वो एक बार फिर से प्रेग्नेंट थी। वो जैन से कहती है कि अगर लड़की हुई तो हम उसका नाम शहर रखेंगे और तुम्हारे बाहर आने तक वो चलने भी लगेगी। सुहाद को लगा था कि इससे जैन का दुख शायद कुछ कम हो जाएगा, लेकिन जैन इस बात पर भड़क जाता है और अपनी माँ को पत्थर दिल कहते हुए अपनी सेल में चला जाता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि एक दिन जेल में लगे टीवी पर जैन और दूसरे कैदी एक लाइव प्रोग्राम देख रहे होते हैं, जिसमें बच्चों के ऊपर होने वाले अत्याचारों के ऊपर बात की जा रही थी। इस प्रोग्राम में एक नंबर भी दिया गया था जिस पर कोई भी इसी तरह की अपनी भी कोई कहानी बता सकता था। ये देखकर आज जेल में लगे फोन से जैन वो नंबर लगा देता है। वो कहता है कि मैं बच्चों की जेल से बोल रहा हूँ और मुझे अपने माँ बाप के ऊपर एक केस करना है। उसकी बातें सुनकर प्रोग्राम का एंकर हैरान रह जाता है और जैन से कहता है कि पूरी बात बताओ, तुम क्या कहना चाहते हो। अब जैन कहना शुरू करता है कि जो लोग बच्चों को पाल नहीं सकते वो बच्चे पैदा ही ना करें, क्योंकि मेरे जैसे बच्चों को मारपीट, जिल्लत और भूखमरी के अलावा कुछ नहीं मिलता। हम जैसे बच्चों के साथ लोग जानवरों जैसा बर्ताव करते हैं और हमारी जिंदगी किसी जहन्नम से कम नहीं होती। वो कहता है कि मैंने सोचा था कि एक अच्छा इंसान बनूंगा और लोग मुझसे भी प्यार करेंगे, लेकिन इंसान तो छोड़ो, शायद ऊपर वाला भी हमसे प्यार नहीं करता। अब लाइव प्रोग्राम होने की वजह से जैन का ये दर्द सुनकर पूरा देश गमज़दा हो जाता है और हर तरफ जैन के लिए आवाजें उठने लगती हैं। कई समाज सेवी संस्थाएं जैन की मदद के लिए आगे आती हैं और अपना केस लड़ने के लिए उसे एक सरकारी वकील भी दी जाती है। इस तरह वो अपने माँ बाप के ऊपर खुद को पैदा करने का केस कर देता है। अब दिखाया जाता है कि इसी जेल की एक सेल में राहिल भी कैद होती है, जिसकी नजर एक दिन जैन के ऊपर पड़ जाती है। वो जोर जोर से उसे आवाजें देने लगती है और रोते हुए कहती है कि पता नहीं मेरा बच्चा किस हाल में होगा। आखिरकार पुलिस जैन और राहिल से पूछताछ करती है और जैन पुलिस को एस्प्रो के बारे में सब कुछ बता देता है। पुलिस एस्प्रो के ठिकाने पर छापा मारती है और उसे यूनुस के साथ साथ और भी कई लीगल माइग्रेंट मिलते हैं, जिनकी एस्प्रो तस्करी करने जा रहा था। इसके बाद एक समाज सेवी संस्था की पहल पर यूनुस को राहिल को सौंप दिया जाता है और राहिल जैसे बहुत से लोगों को उनके अपने देश वापस भेज दिया जाता है। अब आखिर में एक बार फिर से कहानी कोर्ट में आ जाती है, जहां जज जैन से कहता है कि मुझे नहीं लगता कि इतना कुछ होने के बाद भी तुम्हारे माँ बाप अब और बच्चे पैदा करेंगे। लेकिन जैन सुहाद की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि उस बच्चे का क्या जो उसके पेट में पल रहा है, क्या उसके साथ भी वो नहीं होगा जो मेरे साथ हुआ है। उसकी इस बात पर जज के साथ साथ जैन के माँ बाप भी एक गहरी सोच में पड़ जाते हैं और उनके झुके चेहरे बता रहे थे कि जैन सही कह रहा है। उन्हें समझ आ गया था कि चाहे वो कितना ही हालातों का रोना रोते रहे, लेकिन सच्चाई तो यही थी कि ज्यादा बच्चे पैदा करके उन्होंने अपने साथ साथ अपने बच्चों को भी हालात और बदनसीबी की गहरी खाई में धकेल दिया था। इस तरह जैन के हालात और उसकी मजबूरियों को ध्यान में रखते हुए उसकी सजा कम कर दी जाती है और मूवी के आखिर में दिखाया जाता है कि जैन का पासपोर्ट बनाने के लिए उसका फोटो खींचा जा रहा होता है, जहाँ उसे हंसाने के लिए कोई कहता है कि मुस्कुराओ जैन, ये तुम्हारा पासपोर्ट है, कोई मौत का फरमान नहीं है। इस जोक पर जैन को हंसी आ जाती है और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि जैन के माँ बाप की गरीबी की वजह उनके आसपास के हालात थे या फिर ज्यादा बच्चे पैदा करने की गलती करके वो खुद ही गरीबी के दलदल में फंस गए थे? साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।